आज हम झारखंड के उस हिस्से की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसे राज्य की उपराजधानी होने का गौरव हासिल है, दुमका। सफर दुमका की आत्मा को खोजने जैसा होगा। बिल्कुल। तो चलिए इस जानकारी के ढेर में गोते लगाते हैं और देखते हैं कि झारखंड का ये दिल दुमका असल में कैसे धड़कता है। शुरुआत करते हैं इसकी सबसे बुनियादी पहचान से। इसे झारखंड की उपराजधानी कहते हैं। जी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी देश में एक राजनीतिक राजधानी होती है और एक सांस्कृतिक। दुमका इस पूरे संथाल परगना इलाके का प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र है। और अगर आप के नक्शे पर देखें तो दुमका झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्से में है, जहां इसकी सीमाएं बिहार के बांका और पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले से मिलती हैं। अच्छा। ये सिर्फ एक भौगोलिक स्थिति नहीं है, ये इसे एक सांस्कृतिक और व्यापारिक चौराहे पर भी खड़ा करती है। यहाँ आपको तीनों क्षेत्रों की झलक मिल जाएगी। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब जरा इसके नाम आते हैं। किसी भी जगह का नाम उसकी पहली कहानी होता है। स्रोतों के मुताबिक दुमका के नाम के पीछे दो अलग अलग कहानियां हैं। एक तो बाहर से आई हुई लगती है। हाँ, पहली कहानी फारसी शब्द दामिन ए कोह से जुड़ी है, जिसका मतलब है पहाड़ों का आंचल। पहाड़ों का आंचल। जी। मुगल और ब्रिटिश दौर में राजमहल की पहाड़ियों से घिरे इस इलाके को यही कहा जाता था। ये नाम इस जगह की खूबसूरती को दिखाता है, लेकिन एक बाहरी नजरिए से। तो एक नाम फारसी से आया जो बाहरी प्रभाव को दिखाता है। क्या कोई स्थानीय कहानी भी है जो इस जगह को अपनी जुबान में परिभाषित करती हो? बिल्कुल। और यहीं पे दुमका की वो दोहरी पहचान दिखती है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। दूसरी कहानी यहीं की संथाली भाषा से निकलती है। अच्छा। संथाली में सुमक या दुमुक का मतलब होता है छोटा। माना जाता है कि उस दौर में भागलपुर जैसे बड़े शहरों के मुकाबले ये एक छोटा और शांत कस्बा था, इसलिए स्थानीय लोगों ने इसे दुमका कहना शुरू कर दिया। कमाल है। एक ही जगह के दो नाम, दो नजरिए। एक पहाड़ों की भव्यता देखता है, दूसरा अपनी सादगी। और मुझे लगता है कि ये बाहरी और स्थानीय पहचान की कश्मकश सिर्फ नाम तक ही सीमित नहीं रही होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये द्वंद्व दुमका के पूरे इतिहास और आज के समाज में भी झलकता है। अब देखिए, यहाँ के प्रशासन को ही ले लीजिए। दुमका संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय है। इसमें एक अनुमंडल और 10 प्रखंड हैं। लेकिन असली कहानी राजनीतिक सीटों में दिखती है। कैसे? यहाँ विधानसभा की 4 सीटें हैं। ठीक है, जिनमें से 3 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित हैं। और तो और यहाँ की अकेली लोकसभा सीट भी एसटी के लिए ही आरक्षित है। इसका मतलब तो साफ है, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये बताते हैं कि यहाँ की राजनीति की बागडोर आदिवासी समाज के हाथ में है। उनकी आवाज यहाँ की सबसे बुलंद आवाज है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि लोकतंत्र जमीनी स्तर पर कैसे काम करता है। जहाँ की आबादी जैसी होती है, वहाँ का नेतृत्व भी वैसा ही होता है। ये इस क्षेत्र के सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ का सच्चा प्रतिबिंब है। इस पहचान को और समझने के लिए हमें इतिहास में और पीछे जाना होगा। स्रोतों के मुताबिक प्राचीन काल में ये जगह नरीखंड कहलाती थी और यहाँ के सबसे पुराने बाशिंदे पहाड़िया जनजाति के लोग थे। उन्होंने यहाँ के लोगों को मल्ली कहा था, जिन्हें आज की सौरिया पहाड़िया जनजाति का पूर्वज माना जाता है। सोचिए, इस जगह का इतिहास हमें सिकंदर के दौर से जोड़ता है। और फिर मध्यकाल में बाहरी ताकतों का आना शुरू हुआ, जैसा हमने नाम की कहानी में देखा था। हाँ, 1539 में शेरशाह सूरी का यहाँ प्रभाव बढ़ा और फिर अकबर के सेनापति मानसिंह ने इसे बंगाल सूबे का हिस्सा बना दिया। तो हम देखते हैं कि कैसे ये प्राचीन आदिवासी भूमि धीरे धीरे बड़े साम्राज्यों के नक्शे का हिस्सा बनती चली गई। लेकिन ये जमीन सिर्फ चुपचाप साम्राज्यों का हिस्सा नहीं बनी, इसने अपनी पहचान के लिए संघर्ष भी किया। अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध की जो कहानियां यहाँ से निकलती हैं, वे तो रोंगटे खड़े कर देती हैं। सही कहा। 1772 से 1780 के बीच जब अंग्रेज यहाँ घुसपैठ कर रहे थे, तो पहाड़िया सरदारों ने उनके खिलाफ ऐसा गुरीला युद्ध छेड़ा कि अंग्रेजों के पसीने छूट गए। ये जंगल और पहाड़ उनके हथियार थे। और इसी प्रतिरोध की आग से एक ऐसी चिंगारी निकली जो आज भी पूरे भारत में एक मिसाल है, तिलका मांझी। तिलका मांझी सिर्फ एक विद्रोही नहीं थे, वे एक प्रतीक थे। 1784-85 का वो दौर जब ब्रिटिश सत्ता को अजेय माना जाता था, तब एक आदिवासी नायक का तीर धनुष लेकर उनके खिलाफ खड़ा हो जाना अपने आप में एक क्रांति थी। बिल्कुल। उनकी गुरिल्ला रणनीति ने अंग्रेजों को सालों तक परेशान रखा। वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले आदिवासी नायकों में से एक थे।
जिन्होंने इस मिट्टी को प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया। इस पूरे ऐतिहासिक संघर्ष की पृष्ठभूमि में यहाँ की जमीन और जंगल ही थे, और इस जमीन को जान देती हैं यहाँ की नदियाँ। दुमका को कई नदियां सींचती हैं। मयूराक्षी नदी है जो पास के देवघर के त्रिकुट पहाड़ से निकलती है। अजय नदी बिहार के मुंगेर से आती है। बांसलोई और ब्राह्मणी जैसी नदियां भी हैं जो यहीं के पहाड़ों से जन्म लेती हैं। तो ये नदियां ही इस इलाके की जीवन रेखा हैं। खेती किसानी और पूरे पर्यावरण की रीढ़ है। और यहाँ सिर्फ नदियां नहीं, ततलोई और झरिया पानी जैसे कई गर्म पानी के झरने भी हैं जो प्रकृति के किसी अजूबे से कम नहीं। चलिए अब जरा 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आते हैं, क्योंकि ये हमें दुमका की आज की तस्वीर दिखाते हैं। कुल आबादी करीब 13 लाख। जी, 13,21,000 के आसपास। और लिंगानुपात 977, जो राष्ट्रीय औसत के काफी करीब है। लेकिन जो आंकड़ा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है यहाँ की सामाजिक बनावट। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की आबादी 43.22% है। मतलब हर 10 में से 4 से ज्यादा लोग आदिवासी समुदाय से हैं। यही वो आंकड़ा है जो यहाँ की राजनीति, संस्कृति और समाज को परिभाषित करता है। लेकिन इसी के साथ एक और आंकड़ा है जो एक बड़ी चुनौती की ओर इशारा करता है। साक्षरता दर 61% है, जो ठीक ठाक लगती है। पर जब इसे पुरुषों और महिलाओं में तोड़ते हैं तो एक बड़ी खाई दिखती है। पुरुषों की साक्षरता लगभग 73% है, जबकि महिलाओं की सिर्फ 49%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक सामाजिक कहानी कहता है। लगभग 24% का ये अंतर दिखाता है कि दुमका में विकास का लाभ महिलाओं तक समान रूप से नहीं पहुंच रहा है। और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं ना? जी, क्या ये स्कूलों तक पहुंच की कमी है या सामाजिक मान्यताएं हैं जो लड़कियों की पढ़ाई को प्राथमिकता नहीं देती? ये भविष्य की नीतियों के लिए एक बड़ा सवाल है। और एक और बात, यहाँ की सिर्फ 7% आबादी ही शहरी है। इसका मतलब दुमका आज भी मुख्य रूप से एक ग्रामीण इलाका है जिसकी आत्मा गांव में बसती है। और इन्हीं गांवों में से एक गांव ऐसा है जो किसी अजूबे से कम नहीं, मलूटी। मलूटी, जिसे मंदिरों का खोया हुआ गांव भी कहते हैं। मैंने इसके बारे में सुना है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा गांव जहां कभी घरों से ज्यादा मंदिर हुआ करते थे। बिल्कुल। 15वीं सदी में राजा बाजन बसंत ने इसकी स्थापना की थी। इसे गुप्त काशी भी कहा जाता है। गुप्त काशी? जी, यहाँ मूल रूप से 108 मंदिर थे जो टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी से बने थे। आज इनमें से 72 ही बचे हैं। और इन मंदिरों की वास्तुकला भी बहुत खास है। स्रोतों में चाला शैली का जिक्र है। ये क्या होता है? चाला का मतलब होता है झोपड़ी। जी। तो इन मंदिरों की छतें वैसी ही घुमावदार और ढलवा होती हैं जैसी बंगाल की पारंपरिक फूस की झोपड़ियों की होती हैं। अच्छा। ये मिट्टी के मंदिरों में एक अद्भुत खूबसूरती और सादगी पैदा करता है। ये बंगाल और झारखंड की संस्कृति के संगम का एक बेहतरीन नमूना है। कभी-कभी ऐसी जगहों को बस एक मौके की जरूरत होती है राष्ट्रीय मंच पर आने के लिए। और वो मौका मलूटी को 2015 में मिला। गणतंत्र दिवस परेड में झारखंड की झांकी में मलूटी के मंदिरों को दिखाया गया था और उसे दूसरा पुरस्कार मिला। वाह! उस एक दिन ने मलूटी को गुमनामी के अंधेरे से निकालकर पूरे देश के सामने ला खड़ा किया। सोचिए, ऐसी कितनी ही मलूटी हमारे देश में अपनी कहानी कहे जाने का इंतजार कर रही होंगी। आस्था की बात चली है तो दुमका में एक और बहुत बड़ा केंद्र है, बाबा बासुकीनाथ धाम। जी। देवघर के बाद इसे दूसरा सबसे बड़ा शिवतीर्थ माना जाता है। जी। लेकिन इसका एक और नाम है, फौजदारी बाबा का दरबार। ये बड़ा अनोखा नाम है। ये नाम स्थानीय आस्था की गहरी समझ देता है। फौजदारी का मतलब होता है क्रिमिनल कोर्ट। हाँ। स्थानीय मान्यता है कि बाबा बासुकीनाथ एक तरह से न्याय के देवता हैं। न्याय के देवता? हाँ, लोग यहाँ अपनी शिकायतें, अपनी मुश्किलें लेकर आते हैं इस विश्वास के साथ कि बाबा उनका न्याय करेंगे। ये आस्था और न्याय प्रणाली के अनोखे जुड़ाव का प्रतीक है। और यहाँ की एक और परंपरा है जो बहुत मशहूर है, राजकीय जनजातीय हिजला मेला। हाँ। दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत 1890 में एक अंग्रेज अफसर जॉन रॉबर्ट्स कास्टियर्स ने की थी। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि एक आदिवासी संस्कृति का इतना बड़ा मेला एक अंग्रेज ने शुरू किया? क्या ये एक तरह का औपनिवेशिक नियंत्रण का तरीका हो सकता था लोगों को शांत रखने के लिए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शुरुआत में शायद मंशा यही रही हो कि प्रशासन और स्थानीय आदिवासी समुदायों के बीच एक औपचारिक संवाद बनाया जाए, उनकी समस्याओं को समझा जाए। लेकिन समय के साथ इस मेले ने अपनी खुद की एक आत्मा विकसित कर ली। इसने अपनी पहचान बना ली। बिल्कुल।
इसने अपनी औपनिवेशिक जड़ों को बहुत पीछे छोड़ दिया और आज ये पूरी तरह से आदिवासी संस्कृति, कला और परंपरा का एक जीवंत उत्सव है जो हर साल मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। और यहाँ की कलाएं, वो तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। स्रोतों में 2 का जिक्र है और दोनों ही बहुत रहस्यमयी और गहरी लगती हैं। पहली है जादूपटिया कला। जादूपटिया यानी जादूपटुआ या जादूगर चित्रकार। ये कलाकार जो चित्र बनाते हैं उनका विषय ही जीवन और मृत्यु के चक्र पर आधारित होता है। वे जीवन के बाद यमलोक में क्या होता है इसका चित्रण करते हैं। और इसी से जुड़ी एक रस्म है चाक्षुदान, जो सुनने में ही अविश्वसनीय लगती है। हाँ, ये बहुत अनोखी परंपरा है। जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो चित्रकार उस मृतक का एक चित्र लेकर उनके घर जाता है, लेकिन उस चित्र में आंखों की पुतलियां नहीं बनी होती। वो चित्र बेजान लगता है। अच्छा। चित्रकार परिवार से कहता है कि आपका प्रियजन परलोक में भटक रहा है, उसे रास्ता नहीं दिख रहा। जब शोकाकुल परिवार कुछ दान देता है, उसके बाद ही चित्रकार उस चित्र में आंखें बनाता है, यानी उसे दृष्टि प्रदान करता है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब एक चित्रकार के हाथ में एक रस्म को पूरा करने की इतनी बड़ी शक्ति। सोचिए इसका मनोवैज्ञानिक असर कितना गहरा होगा। जी, परिवार के लिए यह सिर्फ दान देना नहीं है, बल्कि ये एक तरह से अपने प्रियजन की आत्मा को शांति प्रदान करने और उसे दृष्टि देने का एक अंतिम संस्कार है। ये दिखाता है कि कला यहाँ सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु से जुड़ी एक शक्तिशाली आध्यात्मिक क्रिया है। और दूसरी कला है सोहराई, जो जीवन का उत्सव है। हाँ, सोहराई ये फसल कटाई के पर्व सोहराई के मौके पर की जाती है। महिलाएं अपने घरों की कच्ची दीवारों पर मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से खूबसूरत ज्यामितीय आकृतियां, पेड़ पौधे, पशु पक्षी बनाती हैं। ये कला प्रकृति के साथ इंसान के रिश्ते का जश्न है। अब जरा दुमका की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। यहाँ की जमीन के नीचे क्या है? यहाँ के मुख्य खनिजों में चाइना क्ले है, जिसमें दुमका अग्रणी है। इसके अलावा पत्थर का खनन रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है और यहाँ राजमहल कोल फील्ड्स का भी विस्तार है। तो खनिज यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और यहाँ पानी से जुड़ा एक बड़ा प्रोजेक्ट भी है, मसांजो डैम, जी, जिसे कनाडा डैम भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि इसे 1955 में कनाडा सरकार के सहयोग से मयूराक्षी नदी पर बनाया गया था। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे सिर्फ रोचक तथ्य कहकर नहीं छोड़ा जा सकता। क्या? इस डैम का मुख्य लाभार्थी पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल है। एक मिनट, मतलब डैम बना है झारखंड की जमीन पर, दुमका में, लेकिन उसका ज्यादातर फायदा पश्चिम बंगाल को मिलता है। जी हाँ, यह तथ्य सिर्फ रोचक नहीं बल्कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि दुमका की जमीन पर बने एक विशाल संसाधन का सीधा फायदा स्थानीय लोगों को उतना नहीं मिल रहा जितना पड़ोसी राज्य को। ये तो विकास और विस्थापन की बहस का एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, यह अक्सर ऐसे संसाधन संपन्न क्षेत्रों की कहानी होती है जहां संसाधन तो होते हैं पर उनके उपयोग की प्राथमिकताएं कहीं और तय होती हैं। लेकिन अब एक जिला एक उत्पाद जैसी योजनाओं से शायद स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिल रहा है। हाँ, इस योजना के तहत दुमका से बांस के बने सामान और बासुकीनाथ के मशहूर पेड़े को चुना गया है। यह स्थानीय कारीगरों और अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की एक अच्छी कोशिश है। और अंत में भविष्य की तरफ देखते हैं। दुमका आने वाले कल के लिए क्या तैयारी कर रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में 1992 में बना सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय एक बड़ा केंद्र है। हाल ही में 2019 में फुलो झानो मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है। और इसका नाम हूल विद्रोह की वीरांगनाओं फुलो और झानो मुर्मू के नाम पर रखना ये दिखाता है कि कैसे आधुनिक विकास को अपने इतिहास और नायकों के सम्मान के साथ जोड़ा जा रहा है। और एक पहल तो बिल्कुल ही भविष्य की लगती है, झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट। स्रोत के अनुसार इसका उद्घाटन 24 नवंबर 2025 को होना है। एक आदिवासी बहुल क्षेत्र में कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग सेंटर। जी, ये दुमका को एक बिल्कुल नए और आधुनिक नक्शे पर ले आएगा। ये पारंपरिक दुमका और आधुनिक दुमका के बीच एक पुल बनाने जैसा है। एक तरफ सोहराई और जादूपटिया की कला है तो दूसरी तरफ आसमान में उड़ने का सपना। तो ये थी दुमका की कहानी, एक उपराजधानी जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है, जिसकी मिट्टी में प्रतिरोध की गंध है, जिसकी दीवारों पर कला सांस लेती है और जिसकी नजरें अब आसमान की ओर हैं।